नमस्कार, स्वागत है आपका 5 की पंचायत में। इस वक्त की वो कौन कौन सी बड़ी खबर आज दिन भर में हुई है जिस पे बात करना है जरूरी, जिसे समझना है जरूरी और जिसे समझाना भी है बेहद जरूरी। ऐसा ही मुद्दे को लेकर 5 की पंचायत में एक बार फिर से हम हाजिर हैं। बात शुरू होती है गुजरात के चुनावी घमासान से। गुजरात में चुनावी दावे प्रतिदावे तो हो ही रहे हैं, लेकिन कल और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की एक चुनावी रैली में एक ऐसे मुद्दे पर अपनी बात रखी तो राजनीतिक विरोध और विकास ही क्या विरोध, विकास का भी विरोध क्या हो रहा है। इस तरह के संवेदनशील मुद्दों को उन्होंने सामने रखा। क्या राजनीतिक विरोध कई बार सीमाएं पार कर जाती है? प्रधानमंत्री ने बिना किसी कांग्रेसी नेता का नाम लिए निशाना साधा। दरअसल में भारत जोड़ो यात्रा में नर्मदा में बांध विरोधी आंदोलन की प्रणेता रही मेधा पाटेकर के शामिल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि गुजरात को प्यासा रखने वालों के कंधों पर हाथ रखकर कुछ लोग सफर कर रहे हैं। उन्होंने बीते दशक में सुरेंद्रनगर में पानी की किल्लत और टैंक माफियाओं का भी उन्होंने जिक्र किया। वहीं कल धोराजी तो आज सुरेंद्रनगर में उन्होंने ये बात दोहराई है। आइए सुनते। અને કેવા કેવા લોકો આ નર્મદાને આડે આયા હતા તમે જોયો છે। ગઈકાલે છાપામાં એક ફોટો છપાણો હતો। એક નેતા કોંગ્રેસ પાર્ટીના કયા મોઢે તમારી પાસે વોટ માંગવા આવે ત્યારે પૂછજો। તમે પૂછો લે ભાઈઓ, આ કોંગ્રેસ વાળાને પૂછો। હું એક સવાલ કહું, તમે પૂછશો? આ નર્મદા અમારા કચ્છ કાઠિયાવાડના લોકોને પીવાના પાણી માટેની એક જ જગ્યા હતી। એ નર્મદાનું પાણી 3 દાયકા સુધી રોકી રાખ્યું। કોર્ટ કચેરીઓમાં ધસડી ગયા, મુસીબતો કરી અને પાણી ન પહોંચેના માટેના બધા આંદોલનો કર્યા। બદનામ કર્યું ગુજરાતને। દુનિયાભરમાંથી કોઈ પૈસા ના આપે ગુજરાતને, વર્લ્ડ બેંક પૈસા ના આપે, આવું બધું કર્યું। એ બહેન જે આંદોલન ચલાવતા ને એમના ખભે હાથ મૂકીને ગઈકાલે કોંગ્રેસના એક નેતા પદયાત્રા કરી રહ્યા હતા। तो आप देखिए कि किस तरह से जो नर्मदा बांध परियोजना थी उसको लेकर एक लंबे समय से राजनीति हो रही, विरोध की राजनीति होती रही और उसका असर क्या पड़ा। उसका असर हम जानते हैं किस तरह से उस पूरी परियोजना में देरी हुई। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने कहा वो किन किन बिंदुओं की तरफ इशारा किया है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे मामले को उसका क्या परिदृश्य रहा है, तो आप देखें किस तरह से जो प्रधानमंत्री ने यह बात कही उसमें कांग्रेस के एक नेता उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने नर्मदा प्रोजेक्ट का जो है विरोध किया था और साथ में प्रधानमंत्री ने यह साफ तौर पर इस बात की तरफ इशारा किया कि किस तरह से दरअसल में यह पूरी परियोजना न सिर्फ डिले हुई, न सिर्फ उसमें देरी हुई, बल्कि उसकी कॉस्टिंग यानी उसकी जो कीमत है, लागत है, वो भी लगातार बढ़ती रही। और इसके साथ साथ जिन लोगों को यह पीने का पानी मिलना था, सिंचाई के लिए पानी मिलना था, एक बड़े क्षेत्र में उसका एक लंबे समय तक नुकसान होता रहा। और आज जब चुनावों का मौका है तो ऐसे लोग जो इस तरह की देरी के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार थे वो अब एक तरह से क्या कांग्रेस के साथ खड़े हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता को पूछना चाहिए कि वे किस मुंह से जनता से वोट मांग रहे हैं। इस तरह प्रधानमंत्री का इशारा था। और साथ साथ प्रधानमंत्री ने यह भी बात सामने रखी, एक पूरे परिदृश्य में बात रखी कि नर्मदा परियोजना विरोधी लगातार गुजरात की प्रतिष्ठा को खराब कर रहे थे क्योंकि इसका संदेश न पूरे देश में पूरी दुनिया में जा रहा था। और इसके अलावा अगर हम देखें तो शनिवार को दरअसल में महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है कांग्रेस की, उसमें राहुल गांधी मेधा पाटेकर के साथ वहां पे मौजूद थे। उनसे उस यात्रा में मेधा पाटेकर शामिल हुई और जिन्होंने बांध के पानी के कारण स्थानीय लोगों के विस्थापन और उन्हें मुआवजा दिलाने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया था, उसका नेतृत्व मेधा पाटेकर ने बाद के सालों में 90 के दशक में वो किया था।
और इसके अलावा हम देखें कि बड़ी बात यह है कि आखिर इस परियोजना के क्या लाभ अब हमारे सामने हैं। तो आप देखिए कि समुद्र में बह जाने वाला जो पानी उपयोग में नहीं आता था, कई सूखे इलाकों में, गुजरात के कस्बों, गांव और जिलों में उसका उपयोग अब किया जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आया है और तेजी से आ रहा है। इसके अलावा हम देखें कि क्या क्या इसके लाभ हैं। अब तमाम तरह की स्टडी, तमाम तरह के आंकड़े हमारे सामने हैं। वो अगर हम समझ लें कि किस तरह से कितने बड़े क्षेत्र में इसका लाभ मिला है, कितने बड़े इलाके में सिंचाई की सुविधा मिली है, तो आप देखें कि एक बड़ा आंकड़ा हमारे सामने आता है। वो इलाके जो सूखे रहते थे, कच्छ के इलाके जो सूखे रहते थे। इसके अलावा यह हुआ है कि 10 लाख लोगों को रोजगार मिला है जब इस परियोजना की शुरुआत हुई। उसके बाद परियोजना के अंत तक लगभग 10 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष या सीधे तौर पर रोजगार मिला है। यह भी बात काबिले गौर है कि उसने भी लोगों की जीवन शैली में उसका बदलाव हुआ है। इसके अलावा देखिए कि असेवित जो क्षेत्र थे, किसानों को भी बिजली अब मिल रही है, इसका एक लाभ मिला है और जीवन स्तर में बदलाव हुआ है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर निगाह रखनी होगी जब जब सरदार सरोवर परियोजना की बाद की परियोजना की हम बात करते हैं। सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। यह एक बड़े क्षेत्र और उन क्षेत्रों के लिए है जो सूखे से एक लंबे समय तक ग्रसित रहते थे और उसके लिए अभिशप्त थे। वहां पे जीवन में बदलाव आया है जब प्रधानमंत्री ने 2017 में इसको औपचारिक रूप से राष्ट्र को समर्पित किया था। अब आप देखें कि गुजरात में लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि एसएसडी के पानी से सिंचित हो रहा है और आने वाले वक्त में होगा। तो आप समझिए कि बड़ा क्षेत्र, 8 लाख हेक्टेयर भूमि, यहां पे सिंचाई की सुविधा मिलने जा रही है और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इसके अलावा 2,46,000 हेक्टेयर भूमि इस पूरी परियोजना से पानी से राजस्थान में भी यह सिंचित होगा, राजस्थान को भी इसका लाभ मिलेगा। ये आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं और इस पे कई राज्य और भी शामिल हैं। इसके अलावा 4 राज्यों के 131 कस्बों, शहरों, लगभग 9,633 गांव को यह पानी, पीने का पानी भी उपलब्ध कराता है। 4 राज्य, राजस्थान जिसमें, मध्य प्रदेश जिसमें है और कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का भी इसमें आता है। तो आप देखें कि कच्छ और सौराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्र इसमें ज्यादातर है जो इनको सीधा लाभ मिल रहा है। हालांकि कुल मिलाकर देखें तो 4 राज्य हैं। इसके अलावा इस परियोजना से बाढ़ के प्रकोप से ग्रस्त लगभग 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ की सुरक्षा भी मिली है। तो कई तरह के लाभ मिले हैं, फायदे मिले हैं। इसके अलावा जो वन्य जीव अभयारण्य है उसको भी इसके पानी से, सरदार सरोवर बांध परियोजना से लाभ मिला है, उससे भी फायदा मिला है। तो अब देखें, इसके एक फायदे नहीं हैं और एक राज्य में फायदे नहीं हैं, 4 राज्य इसके लाभ के अंतर्गत आ रहे हैं और किसानों को, आम लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। लेकिन जब इसका विरोध जिन्होंने कर रहे थे, जो आकलन लगाए जा रहे थे, अब क्या वही आकलन आज भी लगाया जा सकता? क्या वही बातें आज भी कही जा सकती हैं? इन आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में हम समझने की करेंगे कोशिश और जानेंगे और हम बात करेंगे सीधे राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चुनाव में जब राजनीतिक दावे प्रतिदावे होते हैं, उसका जब हम उस बात को आगे बढ़ाते हैं, क्या वो धीरे धीरे विकास की विरोध तक जा पहुंचता है? बात करेंगे इस पे और हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उनसे आपका हम परिचय करा दें और आइए हम उनसे आपका परिचय कराते हैं हमारे मेहमानों के साथ। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ गए हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सत्यन साहब जो प्रवक्ता हैं गुजरात बीजेपी के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीयूष जोशी जी जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक हैं और आम आदमी पार्टी के समर्थक माने जाते हैं। अनिल कुमार बंसल साहब हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। और सबसे पहले मैं जो हमारे गुजरात भाजपा के प्रवक्ता हैं सत्यन जी, उनसे सबसे पहले सवाल। सत्यन जी ये बताएं, क्या आपको सचमुच लगता है कि कोई राजनीतिक दल जो गुजरात में
उस राजनीतिक दल ने, कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं, जिसने राज किया है गुजरात में, वो सचमुच विकास की किसी गतिविधि की विरोधी हो सकती है? क्योंकि इसी तरह का संदेश भाजपा की तरफ से मिल रहा। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए तीन चीजों की हमेशा आवश्यकता होती है: नेता, नीति और नियत। दुर्भाग्यवश कांग्रेस में ये तीनों चीजों का बहुत बड़ा अभाव रहा है। ना उनको विकास की राजनीति दिखी, ना उनको नेतृत्व उस तरीके का मिला कि वो आने वाले दिनों में कुछ अच्छा कर पाए, ना उनके पास कोई विजन था उस तरीके का कि जहां पर गुजरात को एक अलग फलक पर ले जाने का जो एक दायित्व होता है किसी भी राजनीतिक पार्टी को, वो दायित्व भी शायद वो नहीं निभा पाए हैं। और उसी का कारण है कि 27 साल से, आप सोचिए कि जो पंडित है, यहां पर एनालिस्ट भी लोग हैं, वो भी मेरी बात को मानेंगे कि जो पंडित है वो भी कहते हैं कि एक इलेक्शन, दो इलेक्शन बहुत ज्यादा हुआ तो 3 इलेक्शन के बाद एंटी इनकम्बेंसी अपने पूरे चरम सीमा पर होती है। बट ऐसा न होते हुए 27 साल में इतने सारे चुनाव, अलग अलग तरीके के चुनाव में, महानगर पालिका की बात करूं तो उसमें भी 100% भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व है। सांसद तो 26 के 26 सांसद जो है वो भारतीय जनता पार्टी से है। महानगर पालिका तो 100% महानगर पालिका भारतीय जनता पार्टी के पास है। 93% नगर पालिका हमारे पास है। 86% जो तालुका पंचायत है वो हमारे पास है। ये क्यों हुआ है? इसका जो एकमात्र जवाब यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की जो अपेक्षाएं थी उसके अनुरूप कार्य किया है। उन्होंने रेडीनेस टू एक्सेप्ट, कई चीजें ऐसी होती है जो फीडबैक के स्वरूप में आती है। मैं एक राजकीय कार्यकर्ता हूं, एक राजकीय पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो मैं मानता हूं कि चेंज हमेशा कांस्टेंट रहता है और ऐसे परिस्थिति में हमको अलग अलग स्वरूप में काम करना पड़ता है। तब वो काम भी पार्टी ने किया है, एक विजन भी दिया, एक अलग जो विश्व स्तर की जो लीडरशिप हम जिसको कहते हैं उसको विश्व स्तर की लीडरशिप नरेंद्र भाई के स्वरूप में दी है। तो मैं जरूर मानता हूं कि आप जो बता रहे हो कि एक जो विकास की राजनीति जो चली है वो उसको और आने वाले दिनों में सार्थक होगा। हमने नए जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं, जो सर्वे आए हैं उसको भी देखा है और हम ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये मानता हूं कि इस बार भी भूतो ना भविष्य सीट भारतीय जनता पार्टी गुजरात में लेकर आएगी। ठीक है, आपने अपने चुनावी संभावनाओं के बारे में बात की, मेरे सवाल का जवाब आपने पूरा नहीं दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या आप सचमुच भाजपा ये मानती है कि देश की राष्ट्रीय पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, गुजरात में भी कई वर्षों तक उसने शासन किया, वो विकास का ही विरोध कर सकती है या उनके साथ खड़ी हो सकती है? विकास, मैंने मेरा जवाब दिया, मैं वापस से आपको 2 पॉइंट में और रख के देता हूं कि विजन होना चाहिए ना एक पार्टी के साथ। आप उनको नर्मदा का पानी अगर घर घर तक पहुंचे, उसका एक विजन की कमी हमको दिखी। क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और 17 दिनों में डैम की हाइट बढ़ाकर उन्होंने कच्छ के जैसे रेगिस्तान तक पानी पहुंचाने का, नल से जल तक का आयोजन कर पाए। वो लोग कहते थे कि 370 हटाओगे तो वैली में यानी घाटी में खून की नदियां बहेगी, एक बूंद तक पानी नहीं। जो आप विजन की बात कर रहे हैं सत्यन जी, जो आप विजन की बात कर रहे हैं, तो सरदार सरोवर बांध परियोजना की जो पूरी परिकल्पना है, संकल्पना है, वो तो कांग्रेस के समय में ही हुई। कितना टाइम लिया आप सोचिए, जो उसकी लागत थी उससे कहां तक पहुंचा। यही मैं बता रहा हूं कि जब आप कोई भी चीज को लेते हो तब एक ऐसे कल्पना को एग्जीक्यूट करने की जो विजन है उसी को राजनीतिक तौर पर हम लोग उसको एग्जीक्यूशनल स्ट्रेंथ बोलते हैं, जो कांग्रेस में कदापि हमको नहीं दिखी है। ठीक है सुरेंद्र जी, अब ये बताएं आप कितना आप इस बात से सहमत हैं कि कोई आपके भारत जोड़ो यात्रा में कई कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, मेधा पाटकर भी उसमें शामिल हुई, उसके बाद क्या ये जो आरोप है किस तरह से कांग्रेस इस पे प्रतिक्रिया देगी? देखिए ओम प्रकाश जी, जिसको कहते हैं ना फिजूल के आरोप पर प्रतिक्रिया देने से कोई मतलब नहीं। ये तो फिजूल की बात है, फालतू की बात है। जब आदमी के पास कुछ नहीं बचता तो वो खोद करके लाएंगे कि साहब मेधा पाटेकर ऐसी हैं वैसी। अरे मेधा पाटेकर अगर कुछ गड़बड़ है या गलत है तो मेधा पाटेकर को जेल में भेज दीजिए। 27 साल तक आपकी गुजरात में सरकार है, 27 साल से केंद्र में सरकार है, आप लोग के अंडे सेक रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग अगर मेधा पाटेकर देशद्रोही है? क्या कर रहे हैं आप लोग अगर मेधा पाटेकर विकास द्रोही हैं? तो
क्या कर रहे हैं आप लोग? मेधा पाटकर आपके राज्य में अगर खुली चल रही है तो आपका अमला क्या कर रहा है? आवाज नहीं जिस सुनाई दे समय रहा। चुनाव हो रहा है हाँ, उसी आवाज समय नहीं आप आ रोना रोएंगे, उससे पहले आप कोई बात नहीं करेंगे। जब चुनाव आएगा, वीरेंद्र जी जब की आवाज आपको नहीं आ रही है। महंगाई के बारे में जवाब देना होगा, जब आपको बेरोजगारी के इसको बारे में तकनीकी जवाब टीम देना हमारी होगा, ठीक करेगी। जी, आप सुरेंद्र जी है ना? बोलते रहे। जी जी, जब आपको महंगाई के बारे में जवाब देना होगा, जब आपको बेरोजगारी के बारे में जवाब देना होगा, जब आपको जवाब देना होगा कि 27 साल में सिर्फ आपने संविदा के लोगों को नौकरी पर रखा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर आपने खाली रखा, सरकारी कर्मचारी रखे ही नहीं, सरकारी शिक्षक रखे ही नहीं, सरकारी वन दरोगा रखे नहीं, सब प्राइवेट हाथों को दे दिया। जब आपको इसका जवाब देना होगा तब आप रोना रोने आ जाएंगे कि साहब वो सरदार सरोवर पे मेधा पाटकर आ गई, फलाने पे ऐसा हो गया, ढिमकाने पे ऐसा हो गया। इन सब चीजों से का कोई मतलब नहीं होता है। मैं आपको बहुत साफ बता दूं, एक दिन का है, आधे लेकिन घंटे का सुरेंद्र है, जी, क्योंकि कौन जी। राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, कौन यात्रा में शामिल हो रहे हैं, ये एक बिना सोचा समझा फैसला तो नहीं होगा। नहीं तो मैं आपसे दो बातें बड़ी साफ कहता हूं, हम आपके ट्रैप में नहीं आने वाले। ओम प्रकाश जी कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। ये जो सरकार वाले लोग हैं ना, ये जो बातें कह देंगे हम उसी पर बोलने लगे, क्या मतलब है भाई? हम बोलेंगे जनता के मुद्दों पर, हम बोलेंगे। हम तो कहते हैं मेधा पाटकर जी अगर गलत है, जिम्मेवारी। आपकी एक बात हमें बहुत अच्छी लगी, आपने कहा कि साहब सरदार सरोवर, जो मैं कहना चाहता था, आपने कहा सरदार सरोवर तो हमने शुरू किया, लोगों को पानी पिलाना हमने शुरू किया, कोशिश की हमने कि भाई यहाँ पर लोगों का अच्छा है। आपकी एक अच्छी है, मैं आपके नजरिए को साधुवाद देता हूं। जनरली दूरदर्शन में मैंने ऐसा नहीं देखा, लेकिन आपने किया, आपको साधुवाद। दूसरी बात, यहाँ पर मुख्य मुद्दों पर बात करें ना, मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं कि हमारे यहाँ ये यात्रा में कल की डेट में नरेंद्र मोदी जी आएंगे, हम उसका भी स्वागत करेंगे। अमित शाह जी आएंगे, हम उसका भी स्वागत, क्योंकि ये यात्रा तिरंगे के नीचे निकल रही है, कांग्रेस के झंडे के नीचे नहीं निकल रही। हम हर यात्रा में हर भारतीय का स्वागत करते हैं, और वो भारतीय जो क्या नाम सांप्रदायिकता के विरोध में, यानी सुरेंद्र जी, आप ये नहीं मानते कि जैसे मेधा पाटकर शामिल हुई तो इसमें कोई गलत बात है? मैंने कहा ना कि मेरे लिए ये प्रश्न ही नहीं है। मैं तो हर भारतीय को निमंत्रण दे रहा हूं, मैं आपको भी निमंत्रण देता हूं, मैं पीयूष जोशी साहब को भी निमंत्रण देता हूं, अनिल कुमार बंसल साहब को निमंत्रण देता हूं, भाजपा के गुजरात प्रवक्ता को भी निमंत्रण देता हूं कि आइए तिरंगे के नीचे सांप्रदायिकता का विरोध करें, आइए तिरंगे के नीचे आर्थिक असमानता का विरोध करें, आइए तिरंगे के नीचे हम दो हमारे दो का विरोध करते हुए 80 करोड़ लोगों को ताकतवर बनाएं। ठीक है सुरेंद्र जी, अब एक बड़ा सीधा सवाल, चूंकि एक न्यूज पे या कहीं यहां से पूरी बहस शुरू हो रही है मेधा पाटकर के शामिल होने को लेकर, आपको क्या ये इस बात से सहमत हैं कि गुजरात की विकास यात्रा में उन्होंने एक तरह का रोड़ा एक समय अटकाया? मैंने आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कहा, अगर मेधा पाटकर जी ने कहीं कोई भी एंटी गुजरात काम किया या एंटी आप क्या मानते हैं ये बताएं? फिर वो मेरे मानने से कुछ नहीं। इस समय वो स्कॉट फ्री है, इस समय गुजरात में मुक्त रूप से विचरण कर रही है। भाजपा क्या मानती है? भाजपा बताए ना, सरकार तो उनकी है, हमारे मानने से क्या होता है? भाजपा ने तो स्पष्ट कर दिया, भाजपा ने तो स्पष्ट कर दिया, प्रधानमंत्री ने खुद कहा। हाँ, तो भाजपा ने अपने हाथों में वो क्या, मैंने बताया ना कि वो लोग क्या आटा गूंथ रहे हैं अभी। अगर उन्होंने वो विकास विरोधी है मेधा पाटकर, तो वो जेल में क्यों नहीं है? मेरा तो प्रश्न है। इतनी कमजोर, इतनी कायर है भाजपा की सरकार कि अगर कोई देश विरोधी है या कोई गुजरात विरोधी है, उसको आप जाने दे रहे हैं, खुलेआम घूमने दे रहे हैं। अगर मेधा पाटकर जी कुछ गलत किया है, मेधा पाटकर जी ने, वो कहीं घूम नहीं सकती है, तो वो कानून की हद में क्यों नहीं है? ठीक है, जद में क्यों नहीं है? क्या इतनी कमजोर, इतनी कायर, इतनी निकम्मी है मोदी जी की सरकार? ये बताए भारतीय जनता पार्टी। सुरेंद्र राजपूत से मत पूछिए, कांग्रेस से मत पूछिए, कि कांग्रेस तो कह रही है कि तिरंगे यात्रा में नरेंद्र मोदी का भी स्वागत है, तिरंगा यात्रा में अमित शाह का भी स्वागत है, आए तिरंगे के नीचे, बात करें सांप्रदायिकता के विरोध में। ठीक है पीयूष जी, अब मुझे ये बताएं कि आप भी एक तरह से एक तरह से गुजरात में चैलेंजर की भूमिका में हैं। क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा संभव है कि राजनीतिक विरोध विकास की पूरी प्रक्रिया के विरोध में बदल जाए? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो रहा है? देखिए, संभावना तो सारी बात है कि भाई राजनीतिक विरोध विकास का विरोध भी हो सकता है, संभावना से तो कोई इनकार कर नहीं सकता। पर तो इसका मतलब जो आरोप भाजपा लगा रही है कांग्रेस पर, उससे आप सहमत हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि ये जो पूरी संकल्पना थी
ये कांग्रेस के टाइम पे थी, और नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों खड़ा हुआ ये भी देखना पड़ेगा ना। आप किसी को भी विकास विरोधी का लेवल लगा देते हो, किसी को देशद्रोही का लेवल लगा देते हो, किसी को आप नक्सलवादी का लेवल लगा देते हो, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया था और नर्मदा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्राइब्यूनल बनाया गया था, उसके हिसाब से पूरा ये बांध के निर्माण का काम हुआ है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास लेकिन 27 साल में क्या पीयूष जी, किया, पीयूष क्या जी, नहीं किया। एक बात पीयूष जी, जो आशंकाएं उस समय नर्मदा बचाओ आंदोलन और संगठन के द्वारा जो कही गई थी, आज आंकड़े बताते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, और जो पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया थी वो 95%, उससे ज्यादा तक। कई जो विस्थापित लोग थे उनको इतना मुआवजा मिला कि वो करोड़पति तक हो गए। देखिए सबसे पहली बात तो कि ये एक जो डिस्पैरिटी रहती है ना डिस्ट्रीब्यूशन में, वो आप कभी आइए हमारे साथ में, हम आपको दिखाते हैं जो हरसूद बना है, जो चिकलदा बना है, आप आइए, मैं दिखाता हूँ कि कितने लोग करोड़पति हो गए गाँव के। वो बात जाने दीजिए, अभी वो एक अलग बहस का मुद्दा है। पर मेरा ये कहना है टोटल कि भाई जो वाइल्ड लाइफ जो लॉस हुआ, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात थी कि भाई आपका इतना लाखों हेक्टेयर जो वन क्षेत्र है, जो बायोडायवर्सिटी है, वो डिस्ट्रॉय हुई, जिसकी वजह से वो आंदोलन खड़ा हुआ। और जिनको मुआवजा मिला, जिनको जमीन मिली, जमीन के बदले जमीन या जमीन के बदले पैसे का मुआवजा मिला, उसमें भी नर्मदा बचाओ आंदोलन का एक बड़ा योगदान है। तो किसी को भी कोई लेबल लगा देना बहुत साधारण सी बात है। मेरे ख्याल से तो कोई भी देश विरोधी नहीं है और कोई भी विकास विरोधी नहीं है, सबके अपने अपने मत होते हैं। पर अभी भाजपा के साथ में हो क्या रहा है कि भाजपा विरोध की जो भी कोई बात करता है वो या तो देशद्रोही हो जाता है या विकास विरोधी हो जाता है। ठीक है, तो ये बड़ी हल्की स्तर की बात है। और एक पंत प्रधान जो कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरे देश के सुप्रीम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनसे थोड़ी ज्यादा चलिए ठीक जिसको हम जिम्मेदारी वाली बात की उम्मीद करते हैं। न सिर्फ ये बल्कि हम उनसे ये भी उम्मीद करते हैं कि पिछले 27 वर्ष में उन्होंने क्या काम किया है वो बताते, उसके बेसिस पे वोट मांगते। पर वो तो है नहीं, भाजपा एक परमानेंट विपक्ष की भूमिका में ही रहती है। ठीक है, सत्ता पक्ष में 8 साल से विपक्ष की भूमिका में। ठीक है अनिल जी, अब मुझे आप ये बताएं, आप एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और तमाम राजनीतिक दलों के दावों प्रतिवादों को आप सुनते रहते हैं। मुझे ये समझाएं कि क्या आपको लगता है कि दरअसल में विकास की पूरी संकल्पना, परिकल्पना, उसमें हर राजनीतिक दल का अपना एक स्टैंड होता है, हर सरकारों का अपना एक तरीका देखने की दृष्टि होती है। आज जो ये मुद्दा हमारे सामने है, आपको लगता है कि ये इस चुनाव में एक तरह से बीजेपी की तरफ से आया है कि जो एक सर्टिफिकेशन देने की बात होती है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, उसी श्रृंखला में एक कड़ी है, या एक गंभीर सवाल पैदा करती है कि आखिर विरोध की राजनीति को भी संवेदनशील होना चाहिए? देखिए, जो मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। जो चुनाव है उस समय मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं, विकास विरोध, नीतियां, ये सब चीजें गौण हो जाती हैं। चुनाव में इशू कौन अपना रेज कर पाता है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनमें कुछ खूबियां हैं, और उनमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो या तो सत्ता पक्ष को रक्षात्मक होना चाहिए, यहां उल्टा कर देते हैं, वो विपक्ष को रक्षात्मक बनने को मजबूर कर देते हैं और खुद आक्रामक भूमिका में आ जाते हैं। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ठीक कह रहे हैं कि 27 साल से भाजपा सत्ता में है, तो उस नाते तो भाजपा को रक्षात्मक होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा ही दिखता है। यहाँ वो ऐसा कोई ना कोई मुद्दा ले आते हैं। विकास की बात है, ये सही बात है कि पर्यावरण के अपने सरोकार हैं, ये भी सही है कि नर्मदा परियोजना कांग्रेस ने ही शुरू की थी, लेकिन सरदार सरोवर पर चूंकि भाजपा ने खुलकर उस पर स्टैंड लिया था और नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको लगता था कि सौराष्ट्र और गुजरात के जो दूसरे इलाके हैं। जी अनिल जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है फिलहाल। हम वापस आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है, हाँ पूरी करें अपनी बात। जो हमारे देश के विकास की अपेक्षाएं, संभावनाएं और जरूरतें हैं, उसको देखते हुए पर्यावरणीय मुद्दों से भी हमको संतुलन, साम्य और एक तरह का सामंजस्य बिठाना आवश्यक होता है। मैं आपको 2 बातें कहना चाहूंगा। मैंने 2017 की विधानसभा चुनाव को देखा, तब कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो उस समय बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि मान्यवर अभी इस मुद्दे की सुनवाई न करें, क्योंकि गुजरात चुनाव में भाजपा इसका लाभ उठाना चाहेगी। अब इसी एक इश्यू से
इतना बड़ा मुद्दा भाजपा और नरेंद्र मोदी जी को मिल गया, उन्होंने पूरे गुजरात चुनाव को पलट दिया और कहा कि देखिए ये हमेशा राम मंदिर के विरोधी थे और कांग्रेस उस पर कोई सफाई नहीं दे पाई। अब कपिल सिब्बल से कोई पूछे कि क्यों, तो वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील थे, और वकील थे तो वो कांग्रेस के नेता क्यों थे, वो केंद्र में मंत्री भी रह चुके थे। तो ये सब चीजें, सावधानियां, जो बात अभी कही गई कि राहुल गांधी जी के साथ कोई भी शामिल हो सकता है, वो रोक नहीं सकते, लेकिन राजनीति में संदेश से, संकेत से राजनीति होती है। आपको सावधान रहना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि आम अनिल जी, मैं अपने मूल सवाल की तरफ वापस आ रहा हूं। मूल सवाल मेरा यह था कि क्या यह संभव है कि राजनीतिक विरोध देश या कहें राज्य, अभी गुजरात की हम बात कर रहे हैं, गुजरात के विकास की विरोधी हो जाए? क्या यह संभव है? क्या यह हो रहा है? क्या यह होता है? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कल इसको मुद्दा बना दिया और एक तरह से पिक्चराइज कर ही दिया कि कांग्रेस जो है वो विकास के विरोधियों के साथ है और हम विकास की बात करते हैं। तो अब कांग्रेस के ऊपर है कि वो इसकी सफाई दे, और राजनीति में यही चलता है कि मुद्दा क्या है, मुद्दे की उसकी गहराई में कितना लोग जाएंगे, नहीं जाएंगे। पर ये इशू तो है, उन्होंने इशू बनाया कि ये विकास के विरोधी राहुल गांधी जी के साथ घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं, और क्योंकि मेधा पाटकर जी पर आरोप था कि वो गुजरात के विकास का विरोध कर रही हैं, वो मध्य प्रदेश के भी वहां उसमें किसान इन्वॉल्व थे, गुजरात के भी थे। वो सही है कि सुप्रीम कोर्ट तक गया, ऊंचाई का मुद्दा भी गया, प्रोजेक्ट लटका भी रहा। और ये भी एक वास्तविकता है कि बिना जल प्रबंधन के, हम बेहतर जल प्रबंधन के बिना जो हमारा असिंचित क्षेत्र है, जो हमारा प्यासा क्षेत्र है, उसका हम विकास नहीं कर सकते, वहां लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। और भाखड़ा नांगल डैम भी जब बना था तब भी यही सवाल खड़ा किया गया था। तो बहुत सारी चीजें हैं, कुल मिलाकर गुजरात का जो विकास हुआ है उसमें सरदार सरोवर परियोजना का बड़ा योगदान है। अब इसको नकारा नहीं जा सकता। एक बात जिसको बार बार भाजपा कहती है और अभी भी चुनावों में यह मुद्दा उठ रहा है कि जिस तरह से सरदार सरोवर बांध पूरी परियोजना थी, उस 1961 में एक तरह से इसकी परिकल्पना हुई और उसे पूरा होते होते 2017 हो गया, अभी भी इस पे राजनीति हो रही है। क्या आप मानते हैं कि ये जो डिले हुआ, ये जो देरी हुई, ये पूरी प्रक्रियागत गलती थी या उसकी वजह से देरी हुई? क्योंकि कई राज्यों ने विरोध किया था, मामला अदालतों में भी गया, बार बार लक्ष्य बदले गए उसकी वजह से, या फिर कुछ ऐसे तत्व थे जो इसको जानबूझकर डिले करना चाहते थे? देखिए, दो तरह की विचारधाराएं और दो तरह का चिंतन और दो तरह का सोच। नहीं, ये सवाल सत्येंद्र जी से, अनिल जी, हमेशा चलता है। हाँ सत्येंद्र जी, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि पॉलिटिकल विल होना, उसके साथ विल पावर होना और विजन होना, ये तीनों चीजों का समन्वय जब होता है तभी कोई भी शासन को हम सुशासन के तरफ ले जा सकते हैं। कांग्रेस के केस में क्या था मुझे नहीं पता, बट मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया है जो शायद लोगों के लिए कांग्रेस के समय में। सत्येंद्र जी, मैं आपको रुकूंगा। सत्येंद्र जी, मुझे, चूंकि आप गुजरात से हैं और कितनी बड़ी भूमिका गुजरात के विकास में सरदार सरोवर बांध की है वो हम सब जानते हैं। मैंने अभी आंकड़े भी कार्यक्रम की शुरुआत में दिखाए और वो अभी भी हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो लाभप्रद रहा। मुझे आप ये समझाएं, जो भाजपा बार बार ये बात कहती है कि ये देरी की गई, इसमें कुछ ऐसे तत्व थे जो चाहते थे कि इसमें देरी हो, ये इसलिए देरी हुई, या फिर प्रक्रियागत, चूंकि इसमें 4 राज्य इसमें शामिल थे, उनके भी अपने मसले थे और अदालत में मामला गया, उस वजह से देरी हुई? दोनों चीजों का समन्वय था। आप आज देखो कि आज उनके साथ कौन जुड़ा, तो मेधा पाटकर जुड़ी जिसने जिंदगी भर ये पूरे परियोजना का विरोध किया। आज उनके साथ कांग्रेस के वो रैली में जाती है, तो ये क्या दिखाता? इसका जो सवाल, ये जो जवाब है वो हमारे कांग्रेस के मित्र दे सकते हैं। ये परियोजना जब चालू की थी तब क्या उनको ये नहीं पता था कि क्या क्या तकलीफें आने वाली है? उसको जो एस्टिमेशन ऑफ टाइमलाइन जिसको बोलते हैं, उसका ध्यान में नहीं लिया गया था, या उन्होंने इस परियोजना को सिर्फ चालू करने के लिए कर दी थी? हम कोई भी एक छोटा सा घर भी बनाते हैं तो उसके पीछे का हमारा एक एस्टिमेशन होता है, कॉस्ट एस्टिमेशन, टाइम एस्टिमेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टिमेशन। इन तीनों चीजों के एस्टिमेशन के बेसिस पर हम किसी कार्य का समय निर्धारित करते हैं। क्या कांग्रेस ने ये स्टार्ट करते वक्त, ये जब उन्होंने परियोजना लाए थे, तब किसी भी प्रकार का आयोजन, किसी भी प्रकार का उन्होंने प्लानिंग नहीं किया था क्या? इसके बाद क्यों इतने टाइम तक, जब ये रिपोर्ट आया कि ये बांध की हाइट को बढ़ाना पड़ेगा,
अगर इस हाइट को बढ़ाते हैं तो लोगों को इसका एक्चुअल फायदा मिलेगा, क्यों इस पर इतना विलंब हुआ? जबकि कांग्रेस का ही शासन था, कांग्रेस का राज था, कांग्रेस उसको अपनी तरह से कर सकती। क्या विल पावर नहीं था, या पॉलिटिकल कोई उनके दिमाग में ऐसी कोई चीज चल रही थी जो विकास के अवरोध में आई थी? तो मैं ये जरूर मानता हूं कि ये दोनों चीजों का समन्वय ही है कि जिसकी वजह से कांग्रेस कई कार्य नहीं कर पाई। मैं आज हम सरदार सरोवर की बात करते हैं, मैं आपके साथ 370 की बात कर सकता हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर सकता हूं, मैं राम मंदिर की बात कर सकता हूं। उस टाइम पर भी ये कहा जाता था, फिलहाल गुजरात की बात करते हैं। हाँ, अगर गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो रेलवे को उनके जो ओवरब्रिज के, मैं बड़ौदा से आता हूं, गुजरात का एक शहर है बड़ौदा, वहां पर भी रेलवे के कई ऐसे अप्रूवल थे जो सालों तक पेंडिंग रहते थे। कांग्रेस के नेता खुद थक गए थे वो फाइलें ले लेकर, बट वो नहीं किए जाते थे क्योंकि उनको शायद उस टाइम पर बोफोर्स में ज्यादा इंटरेस्ट था, उनको अगस्ता वेस्टलैंड में ज्यादा इंटरेस्ट था, उनको एशियन गेम्स में ज्यादा इंटरेस्ट था। बट ये खेल नहीं है, ये राजनीति है, ये लोगों की चिंता करने का विषय है, ये शायद ये लोग भूल गए हो। ठीक है सुरेंद्र जी, ये बताएं, एक बात बार बार कही जाती है और उसकी बड़ी भूमिका हमने देखी है, वो राजनीतिक इच्छा शक्ति। और हम जानते हैं कि जब परियोजनाएं लटकती हैं, देरी होती है, कॉस्टिंग बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात होती है। और पिछले 8-8.5 सालों में हम ये देख रहे हैं किस तरह से तयबद्ध समय सीमा के अंदर परियोजनाएं शुरू हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। आपको लगता है इसकी कमी कहीं रह गई थी और उसी का एक नमूना रहा सरदार सरोवर बांध, जो इतने सालों तक ये देरी का शिकार होता रहा? ओम प्रकाश जी, देखिए वहीं पर बात आ जाती है। मैं कभी कभी बड़ी हंसी आती है कि किस किस तरीके से कहते हैं ना कि कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए और ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। आप देखिए मोरबी में कितना इन्होंने काम किया होगा। 136 लोगों को मारने से पहले इन्होंने कितनी तयबद्ध सीमा करी होगी। मैं अनुरोध करूंगा सुरेंद्र जी, सुनिए भाई, कि इस मुद्दे पे आपने गलत बात, बिल्कुल गलत बात, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। ये बिल्कुल आपकी बात नहीं मैं मानूंगा, कतई नहीं मानूंगा। मोरबी गुजरात में है, 136 लोग मरे हैं, वो भी पुल है, और वो हादसा इस तरीके का है कि मोरबी के हत्यारे आज की डेट में मुख्यमंत्री पद के दावेदार। तो इसलिए आपको उठाने देनी पड़ेगी बात। जिस मुद्दे पे हम हैं सुरेंद्र जी, मैं अनुरोध करूंगा कि उससे जुड़ा आप जवाब दें। आप अपनी बात जरूर रखें। आप मोरबी की बात करें, कुछ और मामले की बात करें, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं पूरी तरीके से आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। ठीक है, आप दें। पूरी जो अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि भाई ये क्या न तय सीमा में नहीं किया था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि उसकी चीजें नहीं, 2 करोड़ रुपए दिए थे वो रेवा कंपनी के मालिक को, 12 लाख रुपए लगा करके 1 करोड़ 88 लाख रुपए का घोटाला करके वो भाग गया, वो हत्यारा हो गया। और उसका जो भूपेंद्र पटेल है, जो इनका मुख्यमंत्री पद का दावेदार है, उन्होंने कहा ऐसा। मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं कि आप सवाल का जवाब दें। नहीं, अभी रुक लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए सर। हमारे पास सीमित समय है सुरेंद्र जी, आप तो जानते हैं। मुझे अगर आपके पास सीमित समय है तो मैं चुप बैठ जाता हूं, बाकी नहीं, साथियों से करा लीजिए। अच्छा रहेगा कि बिंदु पे बात करें, जो मुद्दा लेकर हम बैठे हैं उस पे बात कर रहा हूं सर। मैं प्योर बिंदु पे बात कर रहा हूं। जल्दी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आदरणीय प्रवक्ता जी का पूरा जवाब दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि हाँ, तो मोरबी में 136 लोग मरे और 136 लोगों के हत्यारे को ये लोग मुख्यमंत्री बनाते हैं, इसका भी गुजरात की जनता जवाब देगी। आज जो सवाल पूछे जा रहे हैं, अभी जैसे बंसल जी ने भी और पीयूष ने कहा कि यहाँ पर जो सरदार सरोवर डैम में तो बाकी कैसे डिले हुआ और कैसे नहीं, प्रक्रियागत अदालत में क्या क्या चीजें जाती, क्या क्या नहीं जाती, वो सब आपको पता है। क्योंकि यहाँ पर शुद्ध राजनीति होनी है, तो मैं आपको 2 बातें बता, लेकिन ये हाँ जी बोले पूरा। हाँ, पहली बात आप इसको ये भी जवाब देंगे, मेघा पाटेकर को और हमारे आदिवासियों को गद्दार कहने वाली भाजपा को हमारे आदिवासी समाज भी जवाब देगा, जिन लोगों की जमीन जी देगा। मिली नहीं है। सुरेंद्र जी, आप ये देखिए कि हम उस समय की बात कर रहे हैं जब 4 राज्यों की इसमें पूरी भूमिका थी, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, और हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब ये 50 से ज्यादा सालों तक, 60 से ज्यादा सालों तक ये पूरी परियोजना लटकी रही, और उस समय कांग्रेस का एक छत्र राज्य हुआ करता था। तो ये उस समय, इसीलिए मैं राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात कर रहा हूं, इसीलिए बीजेपी बढ़ चढ़कर राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात करती है। हाँ, चलिए मैं इसका भी जवाब देता हूं। मैं आपको बड़ा पिन पॉइंट जवाब देता हूं। लोकतंत्र का मतलब अधिनायकवाद नहीं है, हिटलर शाही नहीं है।
अगर लोकतंत्र में कहीं से भी विरोध आता है, चाहे वो आदिवासी समाज से विरोध आए, चाहे मध्य प्रदेश से आए, लोकतंत्र का तकादा है कि उस विरोध को सुना जाए और बीच का रास्ता अख्तियार किया जाए। लोकतंत्र के तकादे को अगर कांग्रेस कर रही है और मान रही है, लोकतांत्रिक लोकलाज को मान रही है, तो कांग्रेस की इच्छा शक्ति मजबूत है, कमजोर नहीं है। कमजोर इच्छा शक्ति वाले लोकतंत्र की आवाज नहीं सुनते हैं, कमजोर इच्छा शक्ति वाले पत्रकार के सवालों का जवाब नहीं देते हैं, कमजोर इच्छा शक्ति वाले कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, कमजोर इच्छा शक्ति वाले अपने विरोध की आवाज को देशद्रोह की आवाज बताते हैं। और ऐसी कमजोर इच्छा शक्ति की मालिक है भारतीय जनता पार्टी और उनका नेता नरेंद्र मोदी। ऐसे लोगों को तो आप ये मानते हैं चाहिए। कि जो देरी हुई, जिसकी वजह से इतनी कॉस्टिंग बढ़ी और इतना नुकसान हुआ, जिन लोगों को लाभ मिलना था नहीं मिला बहुत समय तक, आपको लगता है इसके पीछे कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी नहीं थी, बस ये प्रक्रियागत गलती थी? लोकलाज से लोकतंत्र चलता है, लोकतंत्र में विरोध की आवाज को सुनना होता है और सुन करके विकास के लिए डिसीजन लेने होते हैं। ठीक है, ये बहुत स्पष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी की तरीके से हम लोग हिटलर शाही वाले लोग नहीं है। और मैं फिर से कहता हूं कि गुजरात जवाब मुझे लगता है ये सही मंच नहीं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना। सुरेंद्र जी, पीयूष जी, मुझे ये बताएं, क्या आपको लगता है कि विकास का मुद्दा गुजरात के इस पूरी चुनाव में केंद्र में है? गुजरात के मुद्दे पर मतदान होगा या जिस तरह से गुजरात के विकास की प्रक्रिया में किसकी भागीदारी रही है, जो हम जानते हैं कि उस आधार पे वोट होगा कि किसकी कितनी बड़ी भूमिका रही है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि अभी हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता मित्र हैं, गुजरात के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बोला मैं आपसे राम मंदिर पे भी बात कर सकता हूं, मैं आपसे धारा 370 पे बात कर सकता हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात कर सकता हूं, नर्मदा डैम पे भी बात कर सकता हूं, सब पे बात कर सकते हैं, पर गुजरात में 27 साल में क्या किया उस पर बात नहीं कर सकते। भाई गुजरात में आप देखिए, आप सारे सोशल इंडाइसेस देख लीजिए, है ना, आप बच्चों की जो बाल मृत्यु दर है वो देख लेंगे, आप मातृ मृत्यु दर देख लेंगे, टॉप 10 स्टेट्स में आता है। क्यों केरला को कॉम्पीट नहीं कर पा रहा? भाई सत्येंद्र जी, इसका जवाब आपको देना है, अभी पूरी बात कर लें। मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई जो धनाढ्य स्टेट्स हैं देश के, उनमें से संपन्न राज्यों में से एक गुजरात है। तो जब इतना संपन्न शुरुआत से रहा, शुरुआत से व्यापारिक पृष्ठभूमि रही है उस राज्य की, व्यापारिक मानसिकता रही है उस राज्य की, वहां से एनआरआई सबसे ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट गुजरात में हमेशा से रहा है, तो क्या कारण है कि सिंगल डिजिट में ये दोनों नहीं है और क्यों वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनके बराबर हम नहीं ला पा रहे हैं? सत्येंद्र जी, इसलिए नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि आपने अपना पूरी बात रखी है, मैं जरा जल्दी से जवाब लेता है। सत्येंद्र जी, बड़ी बात कह रहे हैं क्योंकि उस गुजरात के विकास की बात पे सवाल उठा रहे हैं जो एक मॉडल की तरह पूरी दुनिया में समझा जाता है। ये मॉडल बनाया किसने? ये मॉडल गुजरात के लोगों ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर। मेरे जो काबिल विश्लेषक हैं, जो आपके स्वरूप में बैठे हैं, उन्होंने शायद ये पूरा जो अध्ययन करना चाहिए गुजरात का वो नहीं किया है। गुजरात में एजुकेशन की बात करूं तो 37.22 ड्रॉप रेट था, वो पहले जो 3.39 था वो अब 37 हुआ है। जो यूनिवर्सिटी 21 थी वो 103 हुई है, जो कॉलेज 775 थे 3137 हुए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज जो 26 थी वो 126 हुई है, जो पॉलिटेक्निक 31 थी वो 144 हुई है, मेडिकल सीट 1375 थी वो 5700 हुई है। तो क्या यह विकास नहीं हुआ? आज आप सोचिए कि जो लोग पहले कांग्रेस के टाइम पर, क्योंकि आप तो थी नहीं और आप शायद रहेगी भी नहीं सिस्टम में, जानता, तो कांग्रेस के टाइम पर जो लोग कर्नाटका, शिमोगा, महाराष्ट्र में डीवाई पाटिल में डोनेशन दे देकर पढ़ते थे, आप आज परिस्थिति आप देखिए, 1240 बच्चे वो सरकारी कॉलेजों में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं आईसीसीआर के तहत। ऐसे ही अंदाजन 25,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो गुजरात में पढ़ने के लिए आए हैं। मैं बाकी राज्यों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बाकी राज्यों में भी आज ऐसी परिस्थिति है कि वो सब पढ़ने के लिए गुजरात में आ रहे हैं। ज्योतिर्ग्राम योजना में 18,000 गांवों को बिजली देना, अविरत बिजली देना, बार बार जो बिजली की बात आती है, सोलर सेल्फ रिलायंस स्टेट जो बना है वो गुजरात बना है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके जो प्रवक्ता है या आपके जो भी जो एनालिस्ट है, उनको थोड़ा अध्ययन ज्यादा करना चाहिए कि गुजरात में क्या हुआ है। गुजरात को किसी भी तरह से दंडित करके, क्रोधित करके, उसको गाली देकर वोट लेने की जो राजनीति ये लोग करते हैं, उसका उनको 27 साल से जवाब मिल रहा है। और इस बार भी
8 अक्टूबर को आप सुबह भी एक डिबेट रखिए और शाम को भी एक डिबेट रखिए। आपके माध्यम से मुझे ये विनंती है कि जो आने वाले 8 तारीख को जो चुनाव के रिजल्ट आएंगे उसमें भी इनको अंदाजा आ जाएगा कि गुजरात को इस तरीके से दूषित दिखाने का जो प्रयत्न वो करते हैं उसका जवाब लोग कैसे उनको देते। ठीक है। अनिल जी, आप ये बताएं कि जो बीजेपी के हमारे प्रवक्ता हैं, एक बिंदु पे बार बार वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जो चुनावी जीत है, जो चुनावी आंकड़ा है, चुनाव में जीतना यानी जो तमाम सवाल है वो अपने आप उसका जवाब जनता दे देती है। क्या ये काफी है? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में हमको यही मानना पड़ता है। अगर हम पश्चिम बंगाल में 1977 में वाम मोर्चे की सरकार आई और 2011 तक वो बनी रही, तो विरोधी अगर उसको विकास विरोधी जितने भी आरोप लगाते रहे और वो बार बार सत्ता में आती रही, तो जनतंत्र में कसौटी तो यही है। अगर बीजेपी 1995 में पहली बार आई थी कांग्रेस के लंबे शासन के बाद, 1998 में वो सरकार गिर गई थी, फिर केशुभाई की दोबारा सरकार बनी, 2001 में नरेंद्र भाई वहां चीफ मिनिस्टर होकर गए, तो आखिर ऐसा क्या है? क्या गुजरात के लोग मूर्ख हैं? क्या गुजरात के लोगों को अकल नहीं है? क्या हम गुजरात के लोगों की बुद्धि पर सवाल खड़ा करेंगे? देखिए, विपक्षी दलों को मंथन करना पड़ेगा और जो लोगों की समझ है, आखिर लोकतंत्र में जनता ही परिपक्व मानी जाती है, वही भाग्य विधाता है। अगर वो एक पार्टी को बार बार जिता रही है तो उस पार्टी के लिए गौरव और गर्व करने की बात तो है, और ये विपक्ष को साबित करना है, उनके ऊपर है कि अगर वो विकास नहीं हुआ या खोखला विकास है, फर्जी विकास है, तो उसको मुद्दा उनको बनाना चाहिए, न कि वो रक्षात्मक क्यों हो। रक्षात्मक सत्तारूढ़ पार्टी हो तो कहीं ना कहीं अगर भाजपा इस पर गर्व करती है, इठलाती है और दावा करती है, दम भरती है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। लोकतंत्र में आखिर नतीजे ही कहते हैं, अंतिम निर्णय जो है वो जनता ही भाग्य विधाता है, मेरे या आपके या किसी प्रवक्ता या नेता के कहने से नहीं होता। तो 1995 से भाजपा ने उनको जनता ने भाजपा को जिताया है और कमोबेश पिछले चुनाव को हम छोड़ दें तो ज्यादा ही सीटों के साथ जीतती रही है भाजपा। ठीक है। सुरेंद्र जी, बेहद महत्वपूर्ण और रोचक ये सवाल हमेशा से रहा है। क्या आप मानते हैं अनिल जी जो बात कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं कि जनता अगर बार बार अपना विश्वास एक पार्टी पर नेतृत्व पे जता रही है, इसका मतलब जो बात आपके जो प्रवक्ता कह रहे हैं, तमाम इंडेक्सेस जो इंडेक्स हैं विकास के, डेवलपमेंट के, वो गिना रहे हैं, वो गौण हो जाते हैं, या फिर जनता अभी भी विश्वास करती है कि यही वो पार्टी है, यही वो सरकार है जो कमियां हैं उसको पूरा करेगी? ओम प्रकाश जी, सबसे बड़ी बात बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं अनिल कुमार जी को भी बिल्कुल उनकी मीमांसा हमें धनात्मक ऊर्जा देती है। 1952 से अगर 2000 तक कांग्रेस पार्टी को लगातार जब जनता चुनती है तो उनके विकास मानकों को नहीं, परिवारवाद को चुनती है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं और उनके साथी बाराती लोग आरोप लगाते हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी को राज्य में चुनती है तो कहते हैं विकास के मानकों पर आप कर लेते हैं। तो ये किलो में तोलना, या तो किलो में तोल लीजिए या लीटर में माप लीजिए, दो अलग अलग विषय हैं। हम तो जानते हैं कि जनता जनार्दन, जनता हर 5 साल में वोट दे करके चुनती है और जनता का विवेक सबसे अच्छा विवेक होता है। लेकिन जनता ने अगर आपको चुना है तो आपको निर्लज्ज रूप से शासन चलाने के लिए नहीं चुना। जनता ने आपको चुना तो भाखड़ा नंगल डैम बनाने के लिए चुना। जनता ने आपको चुना तो एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान करने के लिए चुना। जनता ने आपको चुना तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए चुना। जनता ने आपको बैंकों का निजीकरण करने के लिए नहीं चुना। जनता ने जब चुना आपको तो पीएसयू बनाने के लिए चुना, जैसे कांग्रेस ने बनाई, पीएसयू बेचने के लिए नहीं चुना है। जनता ने आपको जब चुना है तो कांग्रेस की तरीके से मनरेगा, आरटीआई, राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन देने के लिए चुना है, एजुकेशन को प्राइवेट करने के लिए नहीं चुना। प्रतिक्रिया तो ये निर्लज्जता बंद कीजिए। सच बात है कि सही मुद्दों पर आइए। मुद्दे हैं बेरोजगारी के। आप कहते हो कि गुजरात में ऐसा है, मैं कहता हूं मुझसे पूछिए, आइए ना कि गुजरात में बताइए कितने सरकारी यूनिवर्सिटी बनी है। ठीक है, मैं अब जवाब ले लेता हूं, है ना? एक यूनिवर्सिटी सरकारी बनी हो तो बताएं। मैं जवाब ले लेता हूं सत्येंद्र जी से, भाजपा के प्रवक्ता सत्येंद्र जी। बंद कर दिए। ठीक है, ठीक है सत्येंद्र जी, कई सारे आरोप लगा दिए, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? उनका आवाज क्लैरिटी के साथ नहीं आ रहा था, आपको प्रश्न दोहराने पड़े। जी, उनका यह कहना है कि आप कहते हैं कि जनता ने अपना मत दिया है, वोट दिया है, जिताया है, इसका मतलब जनता को विश्वास है। अगर कुछ कमियां हैं, कुछ चीजें अभी पूरी करनी है, तो उसी पार्टी पर विश्वास है जिसको बहुमत अपना जनता दे रही है।
इस बात को कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस ने 55 साल 60 साल तक राज किया, अपना विश्वास जताया जनता ने, इस बात को आप नकार देते हैं और उसे परिवारवाद के चश्मे से देखते हैं। और भी है, मैं बताऊंगा। अपनी ही बात अपने मुंह से जो कही है, मैं उनको बधाई देता हूं, इसलिए क्योंकि 24 साल यानी 8000 दिनों के बाद कांग्रेस को गांधी परिवार के सिवा एक अध्यक्ष मिला। आप सोचिए कितना बड़ा समय है। देखिए, अब मुद्दे की बात नहीं आ रही। अब आपने उसके पास मीडिया की भूमिका है, कल उसके पास क्या कार्य पार्टी देगी नहीं पता है। बट कांग्रेस में अगर आप गांधी परिवार में जन्मते हो तो आप 24 ये देखिए, ये गुजरात पर इलेक्शन हो रहा है। ये परिवारवाद हम पहले से इसीलिए कह देते हैं कि ये इन लोगों का वो है, ये मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। आप अध्यक्ष रह सकते हो। इससे पहले के जो 24 साल पहले के जो अध्यक्ष थे, वो सीताराम केसरी जी को, जो एक दलित चेहरा था कांग्रेस का, उनको किस तरीके मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा सत्येंद्र जी की जो सवाल है उस पे अगर आप रहे उसके आसपास तो बेहतर रहेगा। मैं उसी पे आता हूं कि वो उन्होंने भाजपा के हैं, उसको आप रोक नहीं पाएंगे, हमें पता है। नहीं, बिल्कुल कई बार रोका आपके सामने। ये बात सुरेंद्र जी मत बोलिए। अरे ये इतनी देर से बकवास किए जा रहे हैं। ठीक है जी सत्येंद्र जी, गुजरात की बात कर रहे थे। उनका आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रहा है, उनकी शायद आवाज किए जा रहे उनके जो अब आप बोलने दे उनको आप बोलने दे। क्या बोलने दे इनको जी हाँ सत्येंद्र जी, उनका आवाज मुद्दे की बात नहीं, सरदार सरोवर की बात नहीं। आप अगर दो लोग एक साथ बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा, तो मुझे लगता है दर्शक कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। हम बारी बारी से बोलते हैं और सबको हम मौका दे रहे हैं। सुरेंद्र जी आप देख रहे हैं, ठीक है। इतनी देर से गांधी परिवार के ऊपर हमला कर रहे हैं, सत्येंद्र जी चुनाव से क्या लेना देना? ठीक है सत्येंद्र जी जवाब दें। उनका एक तो पहली चीज आवाज आ नहीं रहा है, तो उनका जो मैंने सवाल किया है आप उसका जवाब दें, आपको जरूरत नहीं है। मैंने आपको वही बताया कि उन्होंने खुद बोला है कि परिवार के चश्मे से उन्होंने कांग्रेस को तोला है, तो इसमें गलत क्या है? गांधी परिवार 24 साल तक अध्यक्ष, डेप्यूटी अध्यक्ष, फिर इंचार्ज अध्यक्ष। फिर से मेरा प्रत्यावेदन है आपसे कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से फालतू की बकवास करा रहे हैं अपने। देखिए मुझे लगता है इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें सुरेंद्र जी, तो बेहतर है। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, बकवास करा रहे हैं। ठीक है, मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही है, इसलिए मैं उनका जवाब। सत्येंद्र जी सीधा सवाल एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं आपके लिए। अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, और जिस तरह से अभी हमारे अनिल साहब भी कह रहे थे कि जब जनता बार बार विश्वास दिला रही है तो इसका मतलब है कि जनता को यह भरोसा है कि जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रगति हो रही है, उसके लिए इसी पार्टी पर हमें भरोसा है। अगर जनता बार बार किसी पार्टी को चुनती है, यही लॉजिक, यही तर्क कांग्रेस पे आप क्यों नहीं लागू करते? क्योंकि कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया। आप देखिए ना, कांग्रेस की जो परिस्थिति है उस टाइटैनिक शिप की तरह है जिसका सेंध 27 साल पहले हुआ था और 2022 के चुनाव में वो जल समाधि लेने के कगार पर आ गई। तो इस तरीके की उनकी परिस्थिति है और वो खुद ही उसके लिए दोषी है कि उनका जो विचारधारा है उसको लिए बगैर अलग अलग स्वरूप में जिस तरीके से लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, जो इंट्रोस्पेक्शन उनको करना चाहिए, उसकी जगह वो इंट्रोगेशन करते हैं। जिस दिन इंट्रोस्पेक्शन और इंट्रोगेशन के बीच का उनको जो डिफरेंस है वो पता चलेगा, मैं समझता हूं कि कांग्रेस को इसका जवाब भी मिल जाएगा। कांग्रेस को जिस तरीके से लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, जिस तरीके से, मैं आपको और उसका ही एक दाखला देता हूं कि भाई भारत जोड़ो यात्रा हुई, भारत जोड़ो यात्रा में गुजरात उनके नहीं था, तो क्या उनको गुजरात के साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं? क्या उन्होंने तो गुजरात आ तो रहे राहुल गांधी, नरेंद्र भाई जब 16 बार यहाँ पर आए हैं, उनको पूरा देश की चिंता के साथ वो गुजरात की भी चिंता करते हैं। विश्व फलक पर G20 समिट में अध्यक्ष भी बन के आए, G20 समिट का कार्यक्रम भी देखकर गुजरात में राहुल गांधी तो आ रहे हैं। राहुल गांधी जी कब आएंगे? यानी ये वो 1942 के पिक्चर जैसा एक है कि भाई शुभंकर आएगा, शुभंकर आएगा, और शुभंकर कब आएगा? यानी ये इस तरीके के अनेक सवाल लोगों के बीच में है कि क्या कांग्रेस ने अपनी पूरी रणनीति जिस तरीके से उनको चलना चाहिए, या तो फिर उन्होंने बाय दे दिया है ताकि और एक हार का ठिकरा उनके राहुल गांधी पर ना फूटे, ऐसी कोई उनकी स्ट्रेटजी है? क्या है, मेरे समझ के बाहर है। मैं इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का दर एक कार्यकर्ता, वो अमित भाई शाह से लेकर नरेंद्र भाई मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ जी से लेकर जावड़ेकर जी से लेकर सत्येंद्र कुलाबकर तक के जितने भी जैसे जो कार्यकर्ता है, वो एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, 24 घंटे अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे। जो हमने विकास का मॉडल रखा है वो जन जन तक लेकर जाएंगे। पीयूष जी
अब पीयूष जी, मुझे आप ये बताएं, एक बड़े चैलेंजर के तौर पे आम आदमी पार्टी अपने आप को गुजरात में पेश कर रही है। हम जो चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से राजनीतिक विरोध, क्या विकास का विरोध, आपको लगता है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपने कामों को लेकर जाने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से केजरीवाल साहब कह रहे हैं, आपको लगता है विकास का मुद्दा केंद्र में है या कुछ और मुद्दे हैं जिसकी वजह से जनता इस बार वोट करने जा रही है? क्या कहेंगे इसी राजनीतिक विरोध, विकास के विरोध, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं ये जवाब चाहूंगा। देखिए, गुजरात की जनता एक्चुअली ये तो जान रही है, हमारे प्रवक्ता साथी भाजपा के कुछ भी कहें, कि वो जान रही है कि 6000 सरकारी स्कूल क्यों बंद हो गए हैं। और यदि सरकारी स्कूलों का उन्नयन किसी एक पार्टी ने किया है दिल्ली में और किसने तस्वीर बदल दी और पंजाब में शुरू कर दिया है, तो वो कौन सी पार्टी है? मोहल्ला क्लिनिक मॉडल जो है, प्राइमरी हेल्थ केयर सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल होता है हेल्थ केयर का। यदि वो मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से वापस कोई फोकस में लाया है, तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो फोकस में? मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि सवाल के जवाब तक सीमित रखें अपने आप। जो राजनीतिक विरोध की आप बात करें, देखिए आपने विकास की बात करी, विकास के मॉडल की बात करी, तो भाई विकास का मॉडल यदि 6000 स्कूल गुजरात में बंद हुए हैं, तो उसके लिए तो केजरीवाल जी जिम्मेदार नहीं है ना, उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वही जिम्मेदार है। यदि टॉप 10 में इन्फेंट मोर्टेलिटी, नियोनेटल मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में गुजरात, मेरा सवाल था पीयूष जी, मेरा सवाल बहुत सीधा सा सवाल है। आम आदमी पार्टी को इस बात पर विश्वास है कि किस तरह से जो मुद्दे हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, उस पे मतदान जनता करेगी। प्रबल विश्वास है कि जनता जो है विकास के मुद्दों पर ही मतदान करेगी। और जनता के दिमाग में तो ये सारी चीजें हैं, जनता तो जान रही है कि भाई एजुकेशन की स्थिति क्या है, पेपर लीक क्यों हो रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली जनता विकास के मुद्दों पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, सुरेंद्र जी, यही सवाल आपसे है कि आपको लगता है जिस तरह से जो विकास विरोधी रहे हैं उस पे प्रधानमंत्री ने टारगेट किया है, भाजपा ने लक्षित किया है अपना हमला, आपको लगता है कि वो इस बात को प्रेरित करेगी जनता को सोचने के लिए कि कौन विकास की प्रक्रिया में सहायक रहे हैं और कौन नहीं? जनता सब जानती है, जनता फिजूल की बातें भी जानती है। जनता जानती है कि प्रधानमंत्री जी 5 साल बाद कौन सा भावनात्मक मुद्दा, कौन सा फिजूल का मुद्दा, कौन सा बेकार का मुद्दा उठा रहे हैं। जनता सवाल करेगी प्रधानमंत्री से कि पिछले 27 साल में आपकी सरकार यहां और पिछले 8 साल में आपकी सरकार यहां रुपया डॉलर के अगेंस्ट में 83 रुपए पर क्यों है? अर्थव्यवस्था नीचे आपको क्यों लगता जा है ये रही मुद्दा है? गुजरात में होगा? ये मुद्दा गुजरात में आएगा? ये इसकी भूमिका है? बिल्कुल 100% होगा। और मैं ओम प्रकाश जी आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं, एक आरोप मैं आप पर भी लगाता हूं। आप बहुत अच्छे एंकर हैं, आपने बहुत अच्छा डिबेट को कंडक्ट कराया, इसके लिए साधुवाद। लेकिन मैं आपसे फिर से कहता हूं, चाहे मैं बोलूं, चाहे बोले आप पार्टी के प्रवक्ता, वो अगर मुद्दे से जरा सा भी दाएं बाएं जाते हैं तो वो, लेकिन आप इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी से, मैं लगातार भारतीय जनता बात कोई पार्टी नहीं से कह सकता। आप सवालों, किसी सवाल का जवाब नहीं ले पा रहे मैं हैं। अनुरोध करूंगा भारतीय कि आप जनता भी पार्टी- सवालों पे के जवाब पे ही टिके रहें, समय हमारे पास बहुत सीमित है। नहीं, और मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता टेप रिकॉर्डर लेकर के आया, वही ऑन कर देता है। 40 साल 50 साल का मुझे लगता है कि ये प्रासंगिक नहीं है। जल्दी से हाँ, प्रासंगिक क्यों नहीं है? प्रासंगिक इसलिए है कि इनके पास वही काम है। अब आप आ जाइए राहुल गांधी जी पर। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पिछले पूरे 75 दिन से राहुल गांधी जी प्रत्येक गुजराती के दिल में काम कर रहे हैं, बस रहे हैं। हम आर्थिक असमानता के खिलाफ काम कर रहे हैं। आज राहुल गांधी जी की 2 रैलियां हैं। हम गुजरात के चुनाव को गांव गांव, पांव पांव जा रहे हैं, नगर नगर, डगर डगर जा रहे हैं। हम गुजरात के चुनाव को बहुत सीरियसली, और जनता पर हमें पूरा विश्वास है कि इस माया का, इस मायावी शासन का अंत होगा। और ये जो मायावी शासन है, इसका अंत निकट है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर आपको ये अंत दिखाई देगा और कांग्रेस का शासन दिखाई। ठीक है सत्येंद्र जी, अब आखिरी सवाल है, आपको लगता है जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल भी और आज भी विकास विरोध के बीच में, विरोध के पीछे जो लोग खड़े रहे हैं उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है, आपको लगता है इससे विकास की राजनीति, विकास से जुड़े मुद्दे चुनाव के केंद्र में आ गए हैं? विकास हमेशा हमेशा गुजरात और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में ही रहा है। विकास का ही मुद्दा, विकास की बात, विकास का विश्वास और उस विश्वास के साथ लोगों का साथ, तो ये ही मॉडल हम लोगों का रहा है। आदरणीय नरेंद्र भाई ने जिस तरीके से विकास की बात की है, तो उसको हम समर्थन करते हुए आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर जीत की तरफ आगे बढ़ रही है, इसका विश्वास आपके माध्यम से करते हैं। बिल्कुल।
तो बेहद महत्वपूर्ण है। और यह मुद्दा भी आज इसीलिए हमने सामने रखा कि निश्चित तौर पर कोई भी राजनीतिक दल हो, जीते हारे, लेकिन जो मूल सवाल है वो विकास का है और उसके विरोध की राजनीति किसी भी तरह से नहीं होनी चाहिए। और यही शायद हमारे लोकतंत्र की पूरी प्रक्रिया का मूल मंत्र भी है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अपने तमाम पैनलिस्ट का, सुरेंद्र जी आपका, सत्येंद्र जी आपका, पीयूष जी आपका, अनिल जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ 5 की पंचायत के आज के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।